तकियानुसी राजनीति अब लोग उठा के फेंक चुके हैं। अब इनके झोला उठाने का टाइम आ गया है। जितना ये हिंदू मुसलमान करते जाएंगे उतना ये मुंह के खाते जाएंगे। ठीक है, इस पर उनसे रिएक्शन लूंगा। प्रोफेसर चितरंजन जी, क्या नीतीश कुमार ने बिहार में खेला शुरू कर दिया 2025 के लिए इफ्तार पार्टी, और इसमें बीजेपी को आमंत्रित किया जाना? राजेश जी, आई एम नॉट गेटिंग योर वॉइस। नीतीश कुमार जी की जो स्थिति है, हम लोग के बड़े भाई हैं, हम लोग काफी सम्मान की दृष्टि से उन्हें देखते हैं, लेकिन नीतीश कुमार जी अब उनकी जो स्थिति है, अब नीतीश कुमार जी केवल सिंबल रह गए हैं। वह जो है सो भाजपा का जो दोहरा चरित्र है अब खुलकर सामने आने लगा है। बिहार में जिस ढंग से अब चुनाव आने वाला है बिहार विधानसभा का, और भाजपा के अंदर जो बौखलाहट है, जो बेचैनी और छटपटाहट है, अब इसीलिए अब वह चाह रही है कि हम बिहार में किसी तरह से ऐसा कुछ माहौल बनाएं जो ये बिहार का की जो मिसाल रहा है सांप्रदायिक सौहार्द का, भाईचारा का, प्रेम का, बंधुत्व का, उसको जो है कैसे हम जो है सो धर्म के आधार पर इसको हम विभाजित करें, भाई भाई में विभेद पैदा करें, तो वह बिहार में लगी हुई है। और एक तरफ चूंकि नीतीश जी के को सिंबल के रूप में इस्तेमाल करके और अपना राजनीतिक रोटी सेकना चाह रही है। नीतीश जी अब कोई फैक्टर रह नहीं गए, भाजपा केवल उनका इस्तेमाल अब कर रही है। भाजपा कैसा इस्तेमाल कर रही है? नहीं, अब जब आपने एक दो घटना नहीं, इधर लगातार जो घटनाएं घटी है आप उनको देखिए कि किस ढंग से नीतीश जी का जो व्यवहार रहा है। अब प्रगति यात्रा पर निकले लेकिन कहीं भी आम पब्लिक के साथ उनका संवाद नहीं हुआ। कहीं भी रहते हैं तो दोनों तरफ से दो तीन लोग उनको इस ढंग से घेरे हुए रहते हैं। अब उसके बाद भी जो कुछ हरकतें इधर पिछले कुछ दिनों से, चाहे सदन के अंदर या सदन के बाहर हो, तो अब यह कहीं छुपी हुई बात नहीं कि नीतीश जी की स्थिति क्या है। लेकिन भाजपा के सामने सवाल यह है कि भाजपा तो आज तक बिहार में इसका कोई नेता नहीं आ सका। जो भी नेता इनके पास में है सब जो है सो आयातित है। ठीक है, अभिषेक जी सोशल इंजीनियरिंग है या फिर अब ये 25 के लिए मजबूरी है? नहीं, अभी चितरंजन जी जिस तरह से बता रहे थे कि मजबूरी दोनों की मजबूरी है। और अरे रुकिए ना, मैं आपकी मजबूरी पहले उजागर कर देता हूँ। देखिए, अभी आज चितरंजन जी बता रहे थे कि नीतीश जी कोई फैक्टर नहीं, लेकिन आप लोगों ने एक न्यूज को कवर किया कि भाजपा, ये राष्ट्रीय जनता दल के कई नेताओं ने और खुद लालू जी ने कई बार कहा कि नीतीश जी भाई उनके साथ चले आए तो अच्छा होगा। ये लालू जी मजे हुए राजनीति के खिलाड़ी हैं। तेजस्वी जी ने तो अभी शुरुआत की है। लालू जी और आरजेडी का कुनबा इस बात को जानता है कि बिना नीतीश जी के इनकी नैया पार नहीं हो सकती, इसलिए ये लोग गाहे बगाहे नीतीश जी को आमंत्रण देते रहते हैं। तो दोहरा चरित्र देख लीजिए कि एक तरफ आमंत्रण देते हैं ताकि इनकी नैया पार लग सके, और दूसरी तरफ कहते हैं कि नीतीश जी कोई फैक्टर नहीं है। भाई, नीतीश जी को फैक्टर इस बिहार की जनता ने बनाया है, और नीतीश कुमार जी की पॉलिटिक्स जरा हटके है। नीतीश जी का अपना दमखम है क्योंकि जनता का आशीर्वाद, जनता की कृपा उन पर रहती है। और ये जो पॉलिटिकल एंगल है, ये राजद के लोग अपना सेट करके खुशफहमी में रहे कि नीतीश जी ऐसे हैं वैसे हैं। अरे भाई, 74 साल की उम्र में नीतीश जी जितना काम करते हैं 36 साल वाले युवराज से नहीं होगा। 36 साल वाले युवराज की दिनचर्या जब शुरू होती है ना, उससे पहले नीतीश कुमार जी कई फाइलें निपटा लेते हैं और देर रात तक भी काम करते रहते हैं। तो ये हमारे नेता की छवि धूमिल करने का एक कुंठित प्रयास करते रहे। बिहार के आम जनमानस का जो साथ है वो उनके साथ है। गठबंधन मजबूती से खड़ा है, हमारी पार्टी मजबूती से खड़ी है, और निश्चित रूप से इस विधानसभा के चुनाव में इनको इसकी बानगी दिखाई पड़ेगी। अब चूंकि चितरंजन जी के साथ मजबूरी है ना, नीतीश जी के बारे में नाप शराब नहीं बोलेंगे, हमारी पार्टी गठबंधन के बारे में नाप शराब नहीं बोलेंगे, तो भाई इनका पॉलिटिकल एजेंडा, पॉलिटिकल एंगल कैसे सधेगा? तो नीतीश जी अपना काम कर रहे हैं। जिनको उनके खिलाफ बोलते रहना है बोलते रहने दीजिए, जिनको साजिश करनी है करते रहने दीजिए। जो वोट दे उनका भी आभार, जो वोट नहीं दे उनका भी आभार। ठीक है चितरंजन जी, 20 सेकंड में आपके रिएक्शन पे दूसरे लोगों के पास। नीतीश कुमार बहुत बड़ा फैक्टर हैं, वो कह रहे हैं। नहीं, राजीव जी, जो पार्टी कभी बिहार की सबसे बड़ी पार्टी हुआ करती थी आज 3 नंबर पर चली गई, और उसके बावजूद भी अगर इन लोगों को यह भ्रम है कि नीतीश जी के साथ बिहार की जनता है, तो इसको और क्या कहा सकता है? इसको तो जो है सो एक माने हवाई ही बात कहा जा सकता है।
और अभिषेक जी की मजबूरी को समझिए, वो हमको कह रहे हैं मजबूरी उनके साथ है, क्योंकि अभी जनता दल यू का भविष्य अंधकार में है। उसके पास नीतीश जी की जो स्थिति हो गई है, उसके बाद जनता दल यू का कोई भविष्य नहीं दिखाई पड़ रहा है। उसमें इतना अंतर विरोध है कि कुछ लोग जो है सो उसमें इतना घुटन महसूस कर रहे हैं कि भविष्य क्या होगा, उसका पार्टी का भविष्य क्या होगा। इसीलिए कई लोगों का डिमांड भी आया कि उनके लड़कों को राजनीति में लाया जाए। तो अभिषेक जी की मजबूरी को समझिए, और भाजपा की मजबूरी तो आप देख रहे हैं कि उनके जो भी नेता हैं सब क्या आयातित हैं। सम्राट चौधरी जी राजद से और जनता दल होते हुए भाजपा में गए हैं, और भी जो इनके नेता हैं वो सब लगभग, विजय चौधरी जी कांग्रेस होते हुए जनता दल में हैं और अभी भाजपा के तरफ से। ठीक है, मैं इस बृजमोहन जी के पास भी जाऊंगा। बृजमोहन जी आपके पास आऊंगा, उससे पहले प्रेम शुक्ला जी एक टिप्पणी मैं आपसे लूंगा कि इस बार बिहार में हिंदुत्व के एजेंडा का क्या होगा। इफ्तार की बड़ी ज्यादा चर्चाएं बिहार में। देखिए, भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व के मुद्दे को हमेशा से स्वीकारती है। हिंदुत्व हमारा मुद्दा है, हम हिंदुत्व नहीं छोड़ रहे हैं। हिंदुत्व राष्ट्रीयता है। सर्वोच्च न्यायालय के विद्वान न्यायाधीशों ने परिभाषा को स्वीकारा है कि हिंदुत्व भारत की राष्ट्रीयता है और हम राष्ट्रीयता को पूरी तरह से स्वीकारते हैं। लेकिन सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास हमारा मूल मंत्र है और हम उस मूल मंत्र के अनुकूल काम करेंगे। जो लोग विभाजनकारी राजनीति करते हैं, जो जाति की राजनीति करते हैं, जो गोत्र की राजनीति करते हैं, जो परिवार की राजनीति करते हैं, अब बताइए लालू प्रसाद यादव के अलावा किस यादव को लोग बढ़ाते हैं? यादव परिवार के अलावा ये काहे बीच में चिचिया रहे हैं? बाबू आराम से शांत हो जाइए, मैं आपको सुन रहा था ना। चिचिया कह रहे हैं, चिचिया कह रहे हैं। अरे विभेद आप करते हैं भाई। लक्ष्मणपुर बातें जैसा लालू यादव के थोड़ी देर। हाँ, प्रेम शुक्ला जी बोले, फिर बृजमोहन जी के पास जाऊंगा। जाति संहार कब हुए? आप बीच में लगातार बोल रहे हैं तो क्या इनसे कहा जाए भाई साहब? आप 10 सेकंड में अपनी बात रखें, 10 सेकंड में अपनी बात रखें। इनकी अगन अनायास जग जा रही है। देखिए, जातीय नरसंहार का क्रूरतम दौर लालू यादव के जंगल राज में चला। लक्ष्मणपुर बातें जैसे नरसंहार लालू की लंपट राजनीति के कारण हुआ, जिसका परिणाम पूरे बिहार को भोगना पड़ा। बिहार को पलायन झेलना पड़ा। बिहार को जिस तरह से कुशासन लालू प्रसाद यादव के राज में हुआ, उसको आज भी सोचकर लोग सिहर जाते हैं। शहाबुद्दीन तस्लीमुद्दीन का राज कब चल रहा था? तमाम जाति सेनाएं कब चल रही थी? तमाम आतंकी घटनाएं कब हो रही थी? ये सब लालू यादव के थे कि मीसा के विवाह के लिए जो है किसी की गाड़ियां उठा ले आना, अपहरण करने वाले अपहर्ताओं को मुख्यमंत्री कार्यालय के निवास से छुड़वाया जाना। ऐसा राज और कभी हुआ है? ये क्या बात करेंगे? ये क्या बात करेंगे आप भाई? गगन जी, आप क्या बात करेंगे? जरा आप लगन से देखिए कि आपने किस तरह की अगल लगा रखी थी बदनाम करने और कैसे बिहार को भगन बना दिया था आपने, और कैसे नगन थे लालू जी। आप दोनों जो एक ही साथ बोल रहे हैं, तो दोनों की बात ही उतनी अच्छे से नहीं आ पा रही। बृजमोहन जी, आपको अब चर्चा का हिस्सा बनाते हुए मैं माफी चाहूंगा, थोड़ा देरी से मैं आपके पास आया, लेकिन हमने अजीत पवार का बयान सुना जिसमें वो ये कह रहे हैं कि जो भी मुस्लिमों को आंख दिखाएगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। तो पहले मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि ये आंख दिखा कौन रहा है? दूसरा ये कि आरोप ये लग रहा है कि एक तरफा कार्रवाई आप ही कर रहे हैं, आप जिस जो गठबंधन में सरकार में है, और आप पर ही एक तरफा कार्रवाई का आरोप लग रहा है कि आप सिर्फ चुन चुनकर मुस्लिमों को टारगेट कर रहे हैं। राजीव जी, मैं समझ नहीं पाया आपकी पूरी बात। हम पे ये आरोप कब लगा कि चुन चुन के किसी पे हम लोग प्रहार कर रहे हैं? देखिए, मैं बहुत इस बात को स्पष्ट कर दूं, आदरणीय अजीत दादा पवार ने जो रोजा अवतार के कल के कार्यक्रम में कहा है, उसके पहले 11 तारीख को हम लोगों ने अपने सारी जितनी हमारी राष्ट्रीय जितने प्रदेश के अध्यक्ष हैं उन सारे लोगों को हम लोगों ने सर्कुलर जारी किया था, ये कहते हुए कि होली एवं रमजान के अवसर पर सौहार्द एवं व्यापकता बढ़ाने हेतु विशेष प्रयास करें। ये कल 21 तारीख को जो पूरे देश में हमारे कार्यकर्ताओं ने, हमारे प्रदेश इकाइयों ने जो कार्यक्रम किए थे, ये उसका समापन था। हम लोगों ने होली का भी उत्सव मनाया। हम लोगों ने अपने कार्यकर्ताओं से कहा कि आप रमजान के भी कार्यक्रम करिए, तो उसके तहत ये कल का कार्यक्रम हुआ है। उसमें अजीत दादा पवार ने बहुत स्पष्ट रूप से ये कहा है, और जो हम लोग कह रहे हैं इसको हम
खाली कल हमने नहीं कहा, इसको हम लगातार इस बात को कह रहे हैं कि देश में हम लोग हिंदू और मुसलमान को बराबर से मानते हैं। हमारे लिए कोई कम नहीं और कोई ज्यादा नहीं। हर एक के त्योहार हमारे लिए उतने महत्वपूर्ण है जितने उनके लिए। हम सारे त्योहारों को मनाते हैं और सारे त्योहारों के लिए हम अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी बोलते हैं। अब जहां तक बात जो कल दादा ने कहा कल कोई आंखें दिखाएगा, तो निश्चित रूप से अगर इस प्रकार की कोई घटना घटती कि किसी एक समाज के व्यक्ति को, एक धर्म के संप्रदाय के लोगों को यदि किसी प्रकार से प्रताड़ित किया जाता है, तो निश्चित रूप से उनकी आवाज उठाने का, उनको संरक्षण देने का काम तो हम लोगों का है और जो हमको करना भी चाहिए, और लगातार इस काम को हम लोग करते हैं। और इसमें हम ये नहीं देखते कि हमारी और पार्टियां क्या कहती है, हम उस आदमी के साथ खड़े होते हैं जो पीड़ित है या जिसके साथ हमको ऐसा लगता है कि उसके साथ अन्याय हुआ है। इसमें हम कोई पक्षपात नहीं करते। मैं एक बात और कह दूं, हम लोग एनडीए के सक्रिय सदस्यों में से एक है। एनडीए की सबसे बड़ी ताकत ये है कि वहां पर अपने आप को, अपने विचारों को रखने की वहां पर पूरी स्वतंत्रता है, तो वो हमें अपने ढंग से काम करने की पूरी छूट भी उसमें मिलती है। किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं होता। लेकिन इत्तेफाक ये है कि जितने दूसरे राजनीतिक दल हैं वो अपनी विचारधारा को अपने साथियों पे थोपने में अपने आप को ताकतवर महसूस करते हैं, जबकि एनडीए में ऐसी कोई स्थिति नहीं है। भारतीय जनता पार्टी भी सारे धर्मों का सम्मान करती है। उन्होंने भी अपने सारे आयोजन किए। उनका जो अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ है वो लगातार कार्यक्रम कर रहा है। ठीक है, किशोर तिवारी जी कह रहे हैं कि एनडीए में सारे विचार सम्मिलित किए जाते हैं, किसी पर किसी का विचार थोपा नहीं जाता है, सभी धर्मों के कार्यक्रम एकदम बढ़िया से मनाए जाते हैं। नहीं, ऐसा वास्तविकता नहीं है। यहाँ पर बीजेपी और शिवसेना एक ही तरफ जा रही है। एकनाथराव शिंदे अपने तरफ से खुद ही आंदोलन कर रहे हैं और कबर निकालने की और कबर का जीन भी इनके मन में घुस गया है। अब अजीत पवार जी ने जो स्टैंड लिया है वो बहुत अच्छा लिया है। और हम तो नागपुर में शांति और अमन प्रस्तापित हो इसके लिए सरकार के साथ है। लेकिन जो कुछ नागपुर में हुआ, आज इरफान की जान चलेगी और कितनी जाने जाएगी, लेकिन बीजेपी ने अमन और शांति के लिए